मैं एक हाई लेवल मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया में एक बिना किसी पावर वाला मिडिल एज बेकार इंसान बन चुका था। मेरी जिंदगी का इकलौता अचीवमेंट मेरा बेटा था, जिसे लोग हजारों साल में पैदा होने वाला जीनियस कहते थे। मैंने भी सोच लिया था कि चलो अपनी किस्मत से समझौता कर लेता हूँ और अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटे पर लगा देता हूँ। लेकिन तभी अचानक मेरा सुपर डैड सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इस सिस्टम का रूल बहुत ही क्रेजी था। मेरी पावर हमेशा मेरे बेटे से 4 बड़े लेवल ज़्यादा रहेगी। यानी अब मुझे बस एक गरीब, लाचार और बीमार बाप की एक्टिंग करनी थी, जो दिन में मजदूरी करता है और रात में खांस खांस कर खून थूकता है, ताकि मेरा बेटा इमोशनल होकर पागलों की तरह ट्रेनिंग करे और मैं बस पीछे बैठकर फ्री में पावर एंजॉय करूंगा। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में नोटिफिकेशन की झड़ी लग गई। सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और उसने मुझे मेरे बेटे सूयू से बाइंड कर दिया था। मेरा बेटा अभी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पे था, तो सिस्टम के रूल के हिसाब से मेरी पावर सीधे 4 लेवल जंप करके ग्रेट ग्रैंड मास्टर के टॉप लेवल पे पहुंच गई। बेटे ने बेसिक मुक्केबाजी सीखी और मेरे अंदर वो टेक्निक अपने आप मास्टर हो गई। उसने बेसिक ची आर्ट सीखी और मेरी बॉडी में वो लेजेंडरी हुन्युआन ची में अपग्रेड हो गई। अगले ही पल मेरी उस सूखी हुई और 20 सालों से टूटी पड़ी डेंटियन या एनर्जी सेंटर में एक खौफनाक गर्माहट ब्लास्ट हुई। ऐसा लगा जैसे किसी सूखी नदी में अचानक सुनामी आ गई हो। मैंने अपने दांत भींच लिए और मेरे गले से एक दबी हुई चीख निकल गई। दर्द तो बहुत भयंकर था, लेकिन बॉस जो सुकून मिल रहा था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरा वो टूटा हुआ एनर्जी सेंटर सेकंड्स में हील हो रहा है और एक सुनहरे समंदर में बदल रहा है। मेरी सिकुड़ी हुई नसें उस गोल्डन एनर्जी से ऐसे खिल उठीं जैसे बंजर जमीन पर बारिश हो गई हो। मेरी स्किन लाल हो गई और सारे पोर्स से बदबूदार कचरा बाहर निकलने लगा। मेरी मसल्स रीबिल्ड हो रही थीं। उस पावर का फील इतना खतरनाक था कि मुझ जैसा पुराना मार्शल आर्टिस्ट भी कांप गया। कुछ ही देर में वो वाइल्ड एनर्जी शांत हो गई और मेरी नसों में स्मूथली बहने लगी। मैं अंधेरे में शर्टलेस बैठा था और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों से सच में बिजली जैसी चमक निकली, जिसने पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। मैंने अपने हाथ देखे। पहले जो हाथ खुरदरे, घावों और चोट के निशानों से भरे थे, अब उनकी पुरानी स्किन उतर चुकी थी और वो एकदम बच्चों की तरह सॉफ्ट हो गए थे। लेकिन उनके अंदर एक न्यूक्लियर बम जैसी ताकत थी। मैंने हल्के से मुट्ठी बांधी और हवा में पटाखे फूटने जैसी आवाज आई। बॉस का ये गोल्डन फिंगर। मैं धीरे से हंसा, लेकिन हंसते हंसते मेरी आंखें लाल हो गईं। 40 साल इस दुनिया में आए 40 साल हो गए थे। 20 साल से मैं एक अपाहिज की तरह जी रहा था। दीवार पर कुत्तों की तरह ड्यूटी करता था। चंद पैसों के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाता था ताकि बेटे की फीस भर सकूं। मुझे लगा था मेरी जिंदगी इसी कीचड़ में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब मैं असली वीआईपी बन चुका था। मेरे पुराने दिनों में मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड मास्टर बना था, लेकिन ग्रेट ग्रैंड मास्टर तो एक अलग ही लीग है भाई। जो मिसाइल झेल ले, जो अकेले दम पर एक पूरे शहर को बचा ले। इस पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान यानी सिटी लॉर्ड भी मुश्किल से इस लेवल के दरवाजे तक ही पहुंच पाया है। और मैं बस बेड पर बैठे बैठे इस शहर का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। और सिस्टम का रूल तो देखो, अगर मेरा बेटा एक लेवल और क्रॉस कर गया तो मैं सीधे मार्शल किंग बन जाऊंगा, जो हवा में उड़ सकता है। ये बेटा पालना थोड़ी है, ये तो एक चलता फिरता सुपर एक्सपीरियंस पैक है। मैं इसी खुशी में पागल हो रहा था कि तभी बगल वाले कमरे से मुक्कों की आवाज आई। मेरा बेटा सूयू घटिया से सैंडबैग पर मुक्के बरसा रहा था। ग्रेट ग्रैंड मास्टर होने की वजह से मेरी सेंसेस इतनी तेज थीं कि मैं दीवार के आर पार भी सब महसूस कर सकता था। वो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था, पसीने से लथपथ। उसके सूजे हुए चेहरे पर एक अलग ही जिद थी। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। वो खुद से कह रहा था कि पापा के लिए, अपनी फीस के लिए उसे और स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, ताकि वो अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाकर पैसे कमा सके। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। ये पागल बच्चा पैसे कमाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की सोच रहा था। मेरी खुशी अचानक एक भयंकर गुस्से और ठंडे किलिंग इंटेंट में बदल गई। मैं बेड से उठा और मेरे पैर रखते ही घटिया क्वालिटी की टाइल्स मेरी पावर के प्रेशर से पाउडर बन गई। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी पावर अंदर खींच ली। वो खूंखार ग्रेट ग्रैंड मास्टर गायब हो गया और मैं फिर से वही आम सा गरीब बाप बन गया। पहले मैं डर डर के इसलिए जीता था क्योंकि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए जिंदा रहना था, लेकिन अब अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उसकी हड्डियां पीस दूंगा। मैंने सिगरेट का टुकड़ा बाहर फेंका और वो जमीन पर गिरते ही कंक्रीट में एक गहरा छेद कर गया। मैंने सोचा चलो पहले सो जाता हूँ, कल सुबह उठकर सबसे पहले उस घटिया डिप्टी कमांडर का हिसाब बराबर करूंगा। अगली सुबह 5:30 बजे मैं पुरानी लकड़ी की टेबल पर बैठा था। सामने दलिया, अचार और कुछ अंडे रखे थे। सूयू चुपचाप रोबोट की तरह खाना खा रहा था। उसके चेहरे की सूजन कम थी, लेकिन चोट के निशान अभी भी डरावने थे। मैंने एकदम शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि बेटा, तू फीस की टेंशन मत ले, बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, तेरा बाप अभी जिंदा है। उसने एक पल के लिए मुझे देखा। मेरी आंखें जो पहले हमेशा थकी हुई रहती थीं, आज एकदम शांत और गहरी थीं। पर उसे लगा मैं बस तसल्ली दे रहा हूं। मैंने अपनी पुरानी जैकेट उठाई और काम के लिए निकल पड़ा। अब मेरी पीठ पहले की तरह झुकी हुई नहीं थी।
मेरे पास अब 2 ही गोल थे। पहला अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाना और दूसरा अपनी इस नई ताकत से उस औरत को ढूंढना जो हमें छोड़ गई थी। मैं जब एफ डिस्ट्रिक्ट के सिटी डिफेंस ऑफिस पहुंचा तो वहां का माहौल एकदम डरा हुआ था। मेरा पुराना दोस्त ओल्ड झांग दौड़ता हुआ आया और बोला कि भाई बहुत बड़ा कांड हो गया है। कल रात जिस दीवार पर हमारी ड्यूटी थी वहां से एक मॉन्स्टर अंदर घुस गया और उसने नोबल एरिया में किसी अमीर के रिश्तेदार को घायल कर दिया है। मैंने रिलैक्स होकर कहा कि कल रात तो मैं तुम्हारी जगह ड्यूटी कर रहा था और दीवार की एक ईंट भी नहीं खिसकी थी, तो हमारा क्या लेना देना। ओल्ड झांग ने माथा पीटते हुए कहा कि अरे भाई, ड्यूटी लिस्ट में तो कैप्टन के भतीजे लियांग ची का नाम था। अब वो अपने भतीजे को बचाने के लिए सारा इल्जाम हम जैसे बिना बैकग्राउंड वाले गरीबों पर डाल देंगे। तभी अनाउंसमेंट हुई कि 3rd स्क्वाड के सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे। ओल्ड झांग की तो पैंट गीली हो रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ हटाया और कहा कि तुम जाओ, मुझे कुछ और काम है। मैं सीधा कैप्टन के ऑफिस गया और बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। अंदर कैप्टन लियांग जियानमिंग और उसका डरपोक भतीजा लियांग ची बैठे थे। मुझे देखते ही वो चिल्लाए कि बिना पूछे कैसे अंदर आ गया। मैंने कहा मैं रिजाइन करने आया हूँ। भतीजे ने जैसे ही रिजाइन वर्ड सुना वो पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाने लगा कि इसी ने जानबूझकर मॉन्स्टर को अंदर आने दिया होगा ताकि ये मुझसे बदला ले सके। वो गालियां बकते हुए मुझे थप्पड़ मारने दौड़ा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मेरी नज़र में उसकी स्पीड किसी मरे हुए घोंघे जैसी थी। जैसे ही उसका हाथ मेरे पास पहुंचा, मेरी बॉडी से एक हल्की सी एनर्जी वेव निकली और बूम, वो बिना किसी चीज से टकराए हवा में उड़ता हुआ सीधा फाइल कैबिनेट पर जाकर गिरा और सारी फाइलें नीचे आ गिरी। लियांग ची छाती पकड़कर खांस रहा था। कैप्टन लियांग जियानमिंग शॉक में खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि मैंने हमला कब किया। उसने अपनी भारी आवाज में मुझे धमकाने की कोशिश की कि अगर मैंने चुपचाप इल्जाम अपने सिर नहीं लिया तो वो मेरे बेटे सूयू का फ्यूचर बर्बाद कर देगा। जैसे ही उसने मेरे बेटे का नाम लिया, मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने कहा, कैप्टन अपनी बकवास वापस ले लो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरे ऑफिस में अचानक एक भयानक तूफान आ गया। शीशे चटकने लगे। कैप्टन को लगा जैसे किसी विशाल पहाड़ ने उसे दबा दिया हो। उसकी सारी पावर वहीं फ्रीज हो गई। वो पसीने से भीग गया और कांपते हुए बोला, तुम आखिर हो कौन? तभी फोन बजा। इन्वेस्टिगेशन टीम आ चुकी थी। कैप्टन ने फिर भी मुझे लालच दिया कि अगर मैं इल्जाम ले लूं तो वो मुझे इतने पैसे देगा कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। मैंने कहा, लगता है 20 साल मुझे गरीब देखकर तुम लोग भूल गए हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। मैंने कहा, जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे वहीं मार दूंगा। और रही बात तुम्हारी, तो दुआ करना कि तुम्हारा वो बॉस तुम्हारी जान बचा सके। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, पीछे वो भारी लोहे के दरवाजे मेरी बची हुई एनर्जी के प्रेशर से ही टूटकर गिर पड़े। कैप्टन कुर्सी पर पसीने से लथपथ धड़ाम से बैठ गया। मैं आराम से सड़क पर चल रहा था। मेरा टारगेट क्लियर था, डिप्टी कमांडर का घर। अगर कोई मेरे बेटे का रास्ता रोकने की सोच रहा था तो मैं उसका पूरा वजूद ही मिटा दूंगा। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो स्पेशल टीम वाले थे जो ईयरपीस पर बात कर रहे थे कि इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, ये कहीं से भी बीमार या कमजोर नहीं लग रहा। उनके लीडर हान फैंग ने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है, इसे किसी भी हाल में भागने मत देना, खाली जगह देखकर निपटा दो। मेरे लिए उनकी ट्रैकिंग स्किल्स एकदम बच्चों वाली थी। मैंने जानबूझकर स्पीड स्लो की और उन्हें एक सुनसान खंडहर जैसी फैक्ट्री के पास ले आया। मैंने रुककर पीछे मुड़ते हुए कहा कि 3 गलियों से पीछा कर रहे हो, थक नहीं गए? बाहर आ जाओ यार। 5 लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। एक लड़की जो खुद को बहुत तेज समझ रही थी, बिजली की स्पीड से अपने खंजर लेकर मेरी आंखों और गले पर हमला करने दौड़ी। मैं हिला तक नहीं। जब उसका खंजर मुझसे सिर्फ 1 इंच दूर था, मैं इतनी अजीब स्पीड से पीछे हटा कि उसे लगा जैसे मैं कोई भूत हूं। वो मुझे छू तक नहीं पाई। फिर उनका लीडर हान फैंग एक लंबी सी एनर्जी स्वॉर्ड लेकर मुझ पर टूट पड़ा। बाकी लोग भी मुझ पर मुक्के और जहर वाले हथियार फेंकने लगे। लेकिन बॉस, मैं तो बस उनके बीच ऐसे टहल रहा था जैसे पार्क में घूम रहा हूं। जब भी कोई अटैक पास आता, मैं हल्का सा साइड हो जाता या उंगली से उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता। उनके सारे अटैक आपस में टकराने लगे और फैक्ट्री में धमाके होने लगे। और इस पूरे टाइम मेरा एक हाथ मेरी जेब में ही था। ये देखकर हान फैंग के पसीने छूट गए। उसने तुरंत सबको रुकने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब शक नहीं बल्कि खौफ था। उसे समझ आ गया था कि मैं कोई जादू टोना नहीं कर रहा, बल्कि मेरी पावर का लेवल उनसे इतना ज्यादा है कि वो लोग मेरे सामने चींटियों जैसे हैं। मैंने बड़े मजे से हाथ पीछे बांधकर कहा, मेरी पावर क्या है वो छोड़ो। कैप्टन जियानमिंग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है और तुम लोग उसके हथियार बन रहे हो। क्या तुम्हारे पीछे बैठे लोग इतने उड़ने लगे हैं कि किसी को भी रास्ते से हटा देंगे? ये सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें एक मिस्टीरियस लुक दिया और कहा, मेरा पीछा करना बंद करो और अपने उस बॉस से कहना टाइम मिला तो मैं खुद मिलने आऊंगा। इतना कहकर मैं एक पल में वहां से गायब हो गया और वो लोग बस शक्लें देखते रह गए। दूसरी तरफ स्कूल में मेरा बेटा सूयू क्लास के कोने में चुपचाप बैठा था। उसे किसी की आवाज नहीं आ रही थी।
वो अपनी फटी पुरानी मार्शल आर्ट्स की किताब पकड़े, बस यही सोच रहा था कि किसी भी तरह इस एग्जाम को पास करना है और इस गरीबी से बाहर निकलना है। तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? एक बेहद मीठी और सुरीली आवाज सूयू के कानों में पड़ी। सूयू की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसे अपना सिर उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि सामने कौन खड़ा है। वो पूरे स्कूल की जान और सबसे खूबसूरत लड़की झू ले थी। उसने अपनी हल्की नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और जवानी की चमक थी। चलते हुए गिर गया था। सूयू ने अपनी आवाज को बहुत भारी और रूखा बनाते हुए कहा और जानबूझकर उससे 2 कदम पीछे हट गया ताकि वो उसके घाव न देख सके। झू लेले के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने गुस्से से अपना पैर पटका और बोली, गिरने से किसी के चेहरे पर उंगलियों के निशान कब से छपने लगे? सच सच बताओ मुझे, क्या उस वांगताई और उसके चमचों ने फिर से तुम्हारा रास्ता रोका था? सूयू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पीठ उसकी तरफ मोड़ ली। उस वांगताई का दिमाग खराब हो गया है। झू लेले के सीने में गुस्सा उबल रहा था। क्या उसे लगता है कि उसके परिवार की पहुंच सिटी डिफेंस फेयर्स तक है तो वो जो चाहे वो कर सकता है? मैं अभी जाती हूं उसके पास। मैं भी देखती हूं कि इस स्कूल में कोई कानून या नियम बचा है या नहीं। नहीं लेले, रुक जाओ, वहां मत जाओ। सूयू ने घबराते हुए तुरंत उसे रोका। वो मेरे पापा की नौकरी छीन लेगा। मेरे पापा वहां पिछले 20 सालों से मजदूरी कर रहे हैं। वही उनकी जिंदगी है और हमारी रोजी रोटी भी। सूयू के सूजे हुए चेहरे को देखकर, जिस पर अभी भी सूखे हुए खून के निशान चिपके हुए थे, झू लेले का दिल अंदर तक तड़प उठा। उसने अपने होंठ चबाए। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। नौकरी चली जाएगी तो क्या हुआ? क्या तुम उसे यूं ही अपने ऊपर जुल्म करने दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने पापा से बात करूंगी, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। सूयू ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और एक ऐसी ठंडी आवाज में कहा जिसमें कोई जज्बात नहीं थे, आगे से मुझसे दूर रहना लेले। मैं उस कचरे के डिब्बे की तरह हूं जो तुम्हारे जैसी लड़की के पास खड़े होने लायक भी नहीं है। सूयू, तुम सच में एक बेवकूफ पत्थर हो। झू लेले ने गुस्से से अपना पैर जमीन पर मारा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो रोते हुए अपनी क्लास की तरफ भाग गई। ये पूरा नज़ारा आगे बैठने वाले एक पीले बालों वाले लड़के ने अपने फोन में छुपकर रिकॉर्ड कर लिया था। उसने एक बहुत ही घिनौनी और अजीब सी हंसी हंसते हुए अपनी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर दौड़ाईं और एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। ताई भाई, ये सूयू नाम का कीड़ा फिर से लेले के आसपास मंडरा रहा है और अभी तो इसने उसका हाथ भी पकड़ा था। दूसरी क्लास अभी आधी भी खत्म नहीं हुई थी कि सूयू को क्लास से बाहर बुला लिया गया। उसे स्कूल के नंबर 2 मार्शल आर्ट्स रूम में ले जाया गया, जो स्कूल के एक बहुत ही सुनसान कोने में था और जहां कैमरों की नजर बिल्कुल नहीं पहुंच पाती थी। जैसे ही सूयू उस कमरे के अंदर गया, वो भारी भरकम लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। 5 हट्टे कट्टे और खतरनाक दिखने वाले लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। दूर एक कुर्सी पर बैठा मैनेजमेंट का टीचर मजे से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसने एक नजर वांगताई पर डाली और चुपचाप अपने कानों में ईयरफोन लगाकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। तुम्हारे जैसे बिना माए के जंगली कुत्ते कभी नहीं सुधरते, वांगताई ने बहुत ही महंगे और ब्रांडेड मार्शल आर्ट्स के कपड़े पहने हुए अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। उसकी उंगलियों से कड़कड़ की आवाजें आ रही थीं। वांगताई भी फिजिकल बॉडी स्टेज के टॉप लेवल पर था, लेकिन उसे बचपन से ही बहुत सी महंगी और जादुई दवाइयां दी गई थीं, इसलिए उसकी बॉडी की एनर्जी और ताकत किसी आम स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा थी। मैंने तुमसे बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अगर तुमने झू लेले के आसपास फटकने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। क्या तुमने मेरी बात को कोई हवा का झोंका समझ लिया था? तभी एक जोरदार तड़ाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वांगताई के हाथ से एक भयंकर थप्पड़ बिना किसी वार्निंग के सूयू के चेहरे पर पड़ा। सूयू का चेहरा झटके से दूसरी तरफ मुड़ गया और उसके मुंह के अंदर तुरंत खून का नमकीन स्वाद भर गया, लेकिन उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तुम्हें ऐसे अकड़ते हुए देखकर मुझे बहुत घिन आती है, वांगताई ने नफरत से थूकते हुए कहा। आज घर जाकर मैं अपने चाचा से कहूंगा कि वो तुम्हारे उस नाकारा और लंगड़े बाप को नौकरी से धक्के मारकर निकाल दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर ड्यूटी ठीक से न करने का इल्जाम लगाकर उसे जिंदगी भर के लिए जेल की काल कोठरी में सड़ा दूंगा। नौकरी से निकाल देंगे? जेल में डलवा देंगे? ये दोनों शब्द सूयू के दिमाग की नसों में किसी जहरीली सुई की तरह चुभ गए। वो इंसान उसका बाप था जिसने उसे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन ठंडी और खतरनाक दीवारों पर मजदूरी करते हुए बिता दी थी। मेरे पापा को इस सब में मत घसीटो। घसीटा तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? तेरे जैसे गटर के कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज ऊंची करने की? वांगताई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक बार फिर सूयू के चेहरे की हड्डियां तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से मुक्का हवा में उठाया। लेकिन उसी सेकंड सूयू को महसूस हुआ कि उसकी नाभि के पास सोए हुए एनर्जी सेंटर में अचानक एक भयंकर और खौफनाक गर्माहट पैदा हो रही है। वो गर्माहट किसी छोटे मोटे उबलते पानी जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई सालों से दबा हुआ कोई भयंकर ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा हो। बूम! आसपास की हवा का दबाव अचानक भारी हो गया।
सूयू की आंखों के एकदम बीचों बीच एक सुनहरी रोशनी की लकीर चमक उठी। उसका वो शरीर जो कुपोषण की वजह से हमेशा कमजोर और हड्डियों का ढांचा लगता था, अब उसकी एक एक मांसपेशी किसी मशीन की तरह तेजी से फड़कने लगी थी। उसकी त्वचा के ऊपर से एक बहुत ही खौफनाक लाल रंग का भाप सा उठने लगा था। वांग ताई का वो मुक्का जो सूयू का जबड़ा तोड़ने आ रहा था, हवा में ही रुक गया। सूयू ने अपना एक हाथ उठाकर उस मुक्के को किसी लोहे की ग्रिप की तरह जकड़ लिया था। वांग ताई ने घबराकर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सूयू का हाथ एक पहाड़ की तरह अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। ये ची और ब्लड की एनर्जी है। वांग ताई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने खौफ से देखा कि सूयू के शरीर से निकलने वाली एनर्जी किसी रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही है। सूयू ने एक ही पल में फिजिकल बॉडी स्टेज की दीवार को तोड़ दिया था और सीधे अगली खतरनाक स्टेज में कदम रख चुका था। उसकी ताकत का प्रेशर इतना भयानक था कि वांग ताई को सांस लेने के लिए भी हवा कम पड़ने लगी। ची ब्लड स्टेज, ये कैसे हो सकता है? वांग ताई डर के मारे हकलाने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पापा को इस सब में मत घसीटो। सूयू की आवाज अब किसी आम लड़के जैसी नहीं रही थी। उसकी आवाज बहुत भारी, खुरदरी और किसी प्राचीन काल के खूंखार दरिंदे जैसी डरावनी हो गई थी। उसने अपना आधा कदम आगे बढ़ाया, अपनी कमर को एक धनुष की तरह पीछे खींचा और अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा कर लिया। और फिर उसने अपना सबसे बेसिक और आम सा मूव, जिसे बुल फिस्ट कहते हैं, पूरी ताकत से हवा में छोड़ दिया। जैसे ही उसका मुक्का आगे बढ़ा, हवा के फटने की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे किसी ड्रैगन ने हल्की सी दहाड़ मारी हो। धड़ाम! वांग ताई का पूरा शरीर किसी तोप के गोले की तरह पीछे की तरफ हवा में उड़ गया और दूर पीछे बनी एक बहुत ही मोटी और मजबूत दीवार से जाकर टकराया। वो दर्द से चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखें पलट गईं और वो किसी मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर पता भी नहीं चल रहा था कि वो जिंदा भी है या मर गया। बाकी बचे हुए वो गुंडे लड़के जो वहां खड़े थे, उनकी तो रूह ही कांप गई। सूयू के शरीर से निकलने वाली उस लाल एनर्जी को देखकर उनके अंदर खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं बची। वो सब एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते, पागलों की तरह दरवाजा खोलकर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। दूर बैठा वो मैनेजमेंट का टीचर जो मजे से चाय पी रहा था, डर के मारे कांपने लगा और उसके हाथ से चाय का कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसने घबराते हुए अपने ईयरफोन नोच कर फेंके और सूयू की तरफ उंगली उठाते हुए पागलों की तरह चिल्लाया, तुमने ये क्या कर दिया? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने वांग ताई को इतनी बुरी तरह मारा है। तुम्हारी 10 जिंदगियां भी कम पड़ेंगी इसका हर्जाना भरने के लिए। सूयू उस मार्शल आर्ट्स रूम के बीचों बीच एकदम सुन्न खड़ा था। वो बस अपने कांपते हुए हाथों को देखे जा रहा था। उसे लगा कि उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ गई है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ और उसका दिमाग ठिकाने आया, एक बहुत ही गहरी खौफ की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने अपनी लिमिट पार कर दी थी। उसने डिप्टी कमांडर के भतीजे को मार मार कर अधमरा कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ा कांड हो गया, सूयू ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। ठीक उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में डी डिस्ट्रिक्ट के पास मैं बिल्कुल शांत कदमों से सड़क पर चल रहा था। तभी मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरे दिमाग में सिस्टम की रोबोटिक आवाज एक अलार्म की तरह गूंज उठी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपके बेटे सूयू ने लड़ाई के बीच अपनी लिमिट तोड़ दी है और वो ची ब्लड स्टेज के शुरुआती लेवल पर पहुंच गया है। सुपर डैड सिस्टम के रूल के मुताबिक बेटे की पावर बढ़ते ही आपकी पावर भी अपने आप बढ़ाई जा रही है। बेटे का करंट लेवल ची ब्लड स्टेज 2 है। होस्ट यानी आपकी पावर को तुरंत अपग्रेड करके मार्शल किंग स्टेज लेवल 6 किया जा रहा है। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी मुस्कान आ गई। मेरा बेटा सच में एक चलता फिरता खजाना था। क्या हुआ? एक लड़के का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कांपते हुए कहा कि तुम लोग देखो, सूयू अपनी सीट पर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले वांग ताई और उसके गुंडे उसे अपने साथ ले गए थे। ये सुनते ही झू लेले अपनी सीट पर जम सी गई। उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे और एक भयंकर घबराहट उसे अंदर ही अंदर डुबोए जा रही थी। वो वांग ताई को बहुत अच्छे से जानती थी। वो एक घमंडी और क्रूर लड़का था जिसे अपने डिप्टी कमांडर चाचा की पावर का घमंड था। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। झू लेले अचानक अपनी सीट से उठी और पागलों की तरह नंबर 2 मार्शल आर्ट्स रूम की तरफ भागी। जब उसने उस भारी भरकम अलॉय के दरवाजे को धक्का देकर खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें ही अटक गईं। वांग ताई किसी मरी हुई कुत्ती की तरह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। जो गुंडे थोड़ी देर पहले हवा में उड़ रहे थे वो अब एक कोने में दुबके हुए बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और सूयू, वो लड़का जो हमेशा चुपचाप रहता था, जिसकी पीठ हमेशा झुकी रहती थी, वो आज उस मार्शल आर्ट्स रूम के बीचों बीच एकदम सुन्न खड़ा था। सूयू! झू लेले चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। तभी स्कूल का मैनेजमेंट हेड यानी डीन भागता हुआ वहां पहुंचा। जमीन पर वांग ताई को उस हालत में देखकर उसकी तो रूह ही फना हो गई।
उसका हाथ सूयू की तरफ उठते हुए कांप रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने स्कूल के अंदर इस तरह जानलेवा हमला किया? क्या तुम्हें पता भी है कि वांगताई कौन है? तुमने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। क्लास टीचर भी वहां आ चुके थे और उनके चेहरे पर भी खौफ और चिंता साफ दिख रही थी। सूयू, आखिर ये सब क्या है? सूयू ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक खालीपन था, लेकिन साथ ही एक ऐसी जिद थी जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी और भारी हो चुकी थी। वो कह रहा था कि वो मेरे पापा को जेल भिजवा देगा, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं उसे अपने पापा को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता था। बिल्कुल नहीं, तुम बेवकूफ हो। डीन ने गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटका। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो अमीरों का कितना बड़ा चाटुकार है। अगर उसने ऐसा कहा भी था तो क्या? तुमने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया है। अब तुम्हारा वो कचरा और नाकारा बाप और भी जल्दी मरेगा। वांगताई के डिप्टी कमांडर चाचा तुम दोनों को चींटियों की तरह मसल कर रख देंगे। डीन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से गाड़ियों के जोरदार ब्रेक लगने की और भारी जूतों की आवाजें आने लगीं। अगले ही पल एक अधेड़ उम्र का जोड़ा, जिनके चेहरों पर खून सवार था, अंदर घुस आया। बेटा, वांगताई के पिता वांग हैंग ने जब अपने इकलौते बेटे की वो भयानक हालत देखी तो जैसे वहां की हवा ही जम गई। ये किसने किया है? वांग हैंग की आवाज इतनी खुरदरी और भारी थी जैसे गले में रेत भरी हो। उसके एक एक शब्द से ब्लड की खौफनाक लहरें निकल रही थीं। वो डीन जो अभी सूयू पर चिल्ला रहा था, तुरंत एक पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ वांग हैंग के पास गया और झुककर सूयू की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, मिस्टर वांग, ये इसी स्लम से आए हुए जंगली कीड़े का काम है। पता नहीं इसने कौन सी बैन की हुई दवा खा ली थी कि अचानक पागल हो गया और आपके बेटे पर हमला कर दिया। हम तो इसे रोक भी नहीं पाए। अच्छा, बहुत अच्छा। वांग हैंग गुस्से से पागल होकर हंसा। उसी पल उसके शरीर से मिड स्टेज ब्लड की एक बहुत ही खौफनाक एनर्जी ब्लास्ट हुई। उस एनर्जी का दबाव इतना भयानक था कि वहां खड़े बाकी बच्चों का दम घुटने लगा। इस पूरे शहर में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे बेटे की यह हालत कर दे। ओए छोटे कमीने, आज मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़कर रख दूंगा। तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। झू लेले ने अपने दोनों हाथ फैलाए और सूयू के सामने एक ढाल की तरह खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वो रोते हुए चिल्लाई। वांगताई पहले अपने गुंडों को लेकर इसका रास्ता रोकने आया था। पहले उन्होंने हमला किया था। आप लोग इस तरह नाइंसाफी नहीं कर सकते। इंसाफ? वांग हैंग ने एक बहुत ही नफरत भरी और ठंडी आवाज में कहा। उसने झू लेले को ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो जिसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस शहर में मेरा वांग परिवार जो कह दे वही इंसाफ है। हट जा मेरे रास्ते से। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक भयंकर एनर्जी की लहर ने उस नाजुक सी झू लेले को हवा में उड़ा दिया। लेले, सूयू जोर से चिल्लाया। उसका शरीर किसी बिजली की तरह अपनी जगह से गायब हुआ और उसने हवा में ही झू लेले को सुरक्षित अपनी बाहों में कैच कर लिया। उस एक पल में सूयू की आंखों में जो सुनहरी रोशनी थी वो पूरी तरह से फट पड़ी। उसकी जो एनर्जी ब्रेक थ्रू की वजह से लगभग खत्म हो चुकी थी वो अचानक किसी चमत्कार की तरह वापस आ गई और एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ने लगी। उसके उस पतले दुबले शरीर से एक बहुत ही खौफनाक दबाव बाहर निकलने लगा। उसने बहुत ही आराम से झू लेले को नीचे उतारा और धीरे से घूमकर उस मिड स्टेज ब्लड वाले खतरनाक आदमी के सामने खड़ा हो गया। तुम मेरे पापा को हाथ लगाना चाहते थे और अब तुम इसे भी मारना चाहते हो? सूयू की आवाज अब इतनी शांत हो गई थी कि उस शांति को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मौत के मुंह में जाने वाले कीड़े, घुटनों पर बैठ जा। वांग हैंग ने एक भयानक दहाड़ मारी और वो किसी पहाड़ से उतरते हुए भूखे बाघ की तरह सूयू पर टूट पड़ा। उसके पंजों से हवा को चीरने वाली सीटियों जैसी आवाजें आ रही थीं और उसका सीधा निशाना सूयू का गला था। वो कोई चेतावनी नहीं दे रहा था। वो सीधे एक स्टूडेंट की जान लेने के इरादे से आया था। वहां खड़े बाकी टीचर्स ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसी वक्त सूयू के दिमाग और शरीर की सेंसेस एक बहुत ही अजीब और जादुई स्टेट में पहुंच चुकी थीं। वांग हैंग की वो बिजली जैसी तेज स्पीड भी सूयू को एकदम स्लो मोशन में और गलतियों से भरी हुई दिख रही थी। सूयू ने एक हल्की सी हुंकार भरी और उसके हमले को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, बल्कि उसका शरीर एक बहुत ही अजीब और नामुमकिन से एंगल पर नीचे की तरफ झुका। वो जमीन से लगभग चिपकता हुआ आगे की तरफ फिसला और उस जानलेवा हमले से बाल बाल बचते हुए सीधा वांग हैंग के पैरों के बीच पहुंच गया। क्या? वांग हैंग की आंखें खौफ से सिकुड़ गईं। उसे अचानक मौत का एक भयंकर खतरा महसूस हुआ। सूयू के पूरे शरीर की ताकत उसके पैरों के तलवों से होते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरकर उसके दाहिने हाथ की हथेली में आ चुकी थी। उसकी हथेली में से एक बहुत ही शानदार और खौफनाक गोल्डन रेड रंग की रोशनी निकल रही थी। वो और कुछ नहीं बल्कि उसकी सबसे शुद्ध और खतरनाक ची ब्लड एनर्जी थी जो अब पूरी तरह से जल रही थी। धड़ाम! सूयू का वो मुक्का सीधे वांग हैंग के पेट पर जाकर पड़ा।
उस मार्शल आर्ट्स रूम में टकराने की एक बहुत ही भारी और खोखली आवाज़ गूंज उठी। वो आवाज़ ऐसी नहीं थी जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से टकराया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के दो बहुत बड़े और भारी टुकड़े आपस में भिड़ गए हों। वांग हैंग के चेहरे पर जो खौफनाक और घमंडी एक्सप्रेशन था वो वहीं जम गया। उसे लगा कि एक बहुत ही खतरनाक और भयानक ताकत किसी जहरीले सांप की तरह उसके एनर्जी सेंटर यानी डेंटियन में घुस गई है। उस ताकत ने एक ही सेकंड में उसके शरीर की सारी ची ब्लड डिफेंस को चकनाचूर कर दिया। मिड स्टेज ची ब्लड का वो खतरनाक योद्धा एक फटे हुए कूड़े के बोरे की तरह हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। वो वहां रखी एक पूरी लाइन की टेस्टिंग मशीनों को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। वो अपने एक घुटने के बल बैठा और उसके मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा, जिसमें उसके अंदरूनी अंगों के टुकड़े भी शामिल थे। पूरे कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। डीन का मुंह इतना खुला रह गया था कि उसमें कोई आराम से अपना मुक्का डाल दे। ये कैसे मुमकिन है? वांग हैंग अपने पेट को कसकर पकड़े हुए था और आखिरकार उसकी आंखों में एक डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ये तो अभी अभी इस स्टेज पर आया है, ये मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है? सुयू बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके शरीर से टपकता हुआ पसीना इतनी गर्मी में एक सफ़ेद भाप की तरह उड़ रहा था। उसने भले ही उस आदमी को पीछे धकेल दिया था, लेकिन अपनी हद से बाहर जाकर लड़ने की वजह से उसका शरीर भी अब बिल्कुल जवाब दे चुका था। मैं तुझे जान से मार दूंगा। वांग हैंग अपनी बेइज्जती और गुस्से में पागल हो गया था। उसने अपनी जेब से एक बहुत ही हाईटेक और तेज कंपन करने वाला छोटा सा चाकू निकाल लिया था। वो सुयू की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक बूम, एक बहुत ही भयंकर धमाके की आवाज आई। कमरे की छत टूटने लगी और लोहे के वो भारी भरकम बीम किसी सूखे पेड़ की टहनियों की तरह टूटकर गिरने लगे। मुड़े हुए लोहे से एक ऐसी आवाज आ रही थी जिससे किसी के भी दांत खट्टे हो जाएं। धूल और पत्थरों का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ और बाहर की धूप ने उस धूल के बीच से मार्शल आर्ट्स रूम के एकदम बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा रोशनी का खंभा बना दिया। और उस रोशनी के बिल्कुल बीचों बीच एक इंसान हवा में खड़ा था। मेरे शरीर पर वही पुराना और धुला हुआ मजदूरों वाला ग्रे कोट था, लेकिन इस वक्त वो कोट किसी राजा के कपड़ों से कम नहीं लग रहा था। बैंगनी और सुनहरे रंग का ची ब्लड किसी रेशम के रिबन की तरह मेरे चारों तरफ बहुत ही आराम से घूम रहा था। मार्शल किंग, हवा में चलना और बिना किसी चीज का सहारा लिए खड़े रहना, ये एक निशानी थी कि कोई इंसान एक आम इंसान की हद पार करके एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का इंसान बन चुका है। एक ऐसा दबाव जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, किसी हजारों पहाड़ों के वजन की तरह एक साथ नीचे गिरा और पूरे मार्शल आर्ट्स रूम को उसने अपनी जकड़ में ले लिया। धड़ाम धड़ाम। वहां मौजूद सुयू को छोड़कर, जिसे एक बहुत ही कोमल सी एनर्जी ने चारों तरफ से घेर रखा था, बाकी सभी लोग, चाहे वो डीन हो, क्लास टीचर हो या वो डरे हुए गुंडे स्टूडेंट, उन सब के घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। ये वो लोग नहीं थे जो खुद से घुटने टेकना चाहते थे, बल्कि उनके शरीर और उनके खून ने एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की ताकत के सामने हार मान ली थी और उन्हें जमीन पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इस पूरे दबाव का जो मेन निशाना था वो वांग हैंग ही था, जो अभी अभी सुयू की जान लेने वाला था। उसके अंदर से ची ब्लड वाले योद्धा का सारा घमंड और ताकत खत्म हो चुकी थी। वो एक मरे हुए मेंढक की तरह अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर जमीन पर बिल्कुल सीधा चिपक गया था। जमीन में दरारें पड़ गई थीं, उसकी हड्डियों से कड़कड़ की आवाजें आ रही थीं, उसके चेहरे की स्किन इस दबाव से पूरी तरह पिचक गई थी और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल आई थीं। वो बस हवा में खड़े उस भगवान जैसे इंसान को घूरे जा रहा था। हवा में चलना। वांग हैंग के गले से किसी टूटी हुई मशीन जैसी घरघराहट वाली आवाज निकल रही थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो अब एक अंतहीन खौफ में बदल चुका था। मार्शल किंग। ये कैंगलान बेस सिटी में कोई मार्शल किंग कब से आ गया? इस शहर में जहां एक ग्रैंड मास्टर को ही भगवान माना जाता है, वहां एक मार्शल किंग? वो तो एक भगवान है, एक चलता फिरता मिथक। मैं हवा में धीरे धीरे नीचे देख रहा था। मेरी उन बैंगनी और सुनहरी आंखों में सिर्फ एक ऐसा खालीपन था जैसे मैं किसी कीड़े को देख रहा हूं। पापा। इस डरावने सन्नाटे के बीच सुयू ने अपना सिर उठाया। उस अजनबी सी दिखने वाली ताकतवर आकृति को देखकर उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने कांपती हुई आवाज में यह शब्द कहा। यह शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग जैसे सुन्न पड़ गए। जमीन पर घुटनों के बल बैठी झूलेले ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फटी हुई थीं। सुयू के पापा? वो आदमी जो शहर की दीवार पर पहरा देता है? वो डीन तो डर के मारे एक पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके दिमाग में वो सारे शब्द गूंज रहे थे जब उसने सुयू के पापा को एक नाकारा इंसान कहा था। उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और वो चाह रहा था कि काश वो उसी वक्त बेहोश हो जाए। हे भगवान, वो अभी अभी एक मार्शल किंग के बेटे का मजाक उड़ा रहा था कि वो फीस नहीं भर सकता। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की। मेरा शरीर धीरे धीरे नीचे की तरफ आया
और जमीन से सिर्फ 3 इंच ऊपर रुक गया। मैंने नीचे जमीन पर गिरे वांग हैंग की तरफ देखा। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि किसी की भी हड्डियों में ठंडक बैठ जाए। तुम लोगों में बहुत हिम्मत है। नहीं सीनियर, ये एक गलत फहमी है। वांग हैंग ने मौत का वो सचमुच का दबाव महसूस किया तो उसका कलेजा कांप उठा। उसने अपनी जान बख्शने के लिए पागलों की तरह गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये आपके बेटे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं 100 बार मरने पर भी ऐसी हिम्मत नहीं करता। मैं वांग परिवार का हूं और मेरे साले सिटी डिफेंस के डिप्टी कमांडर हैं। प्लीज़ मेरे साले की खातिर मुझे। मैंने उसकी बकवास पूरी सुनने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया और फिर उसे ऐसे नीचे रखा जैसे मैं किसी सिगरेट के टुकड़े को मसल रहा हूं। धड़ाम। कोई फैंसी मूव नहीं, कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं, बस एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई तरबूज किसी बहुत भारी हथौड़े के नीचे आकर फट गया हो। वांग हैंग का सिर और उसकी वो गिड़गिड़ाती हुई आवाज दोनों मेरे पैर के नीचे एक खून के फव्वारे में बदल गए। वो बिना सिर का धड़ दो 3 बार तड़पा और फिर एकदम शांत हो गया। खून के गर्म छींटे उड़कर उस औरत के चेहरे पर भी गिरे जो वांग ताई की माँ थी। उस खून की गर्माहट और खौफनाक बदबू ने उसे उसके सदमे से बाहर निकाला। वो औरत फटी फटी आंखों से अपने पति के उस बिना सिर वाले धड़ को देख रही थी। वो अधेड़ उम्र की औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और मेकअप आंसुओं से धुल चुका था, खौफ से कांप रही थी। वो मौत के इस भयानक डर में अपने बचाव के लिए आखिरी तिनके को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे सगे भाई वांग मैंग हैं। वो सिटी डिफेंस फायर्स के डिप्टी कमांडर हैं। तुमने वांग परिवार के एक इंसान को मारा है। मेरा भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और यहाँ का सिटी लॉर्ड भी तुम्हें जिंदा नहीं बचने देगा। वो अपनी पूरी जान लगाकर चीख रही थी। वो अपनी इस पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करके उस मौत के साए को दूर भगाना चाहती थी जो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। लेकिन मेरी चाल में 1 सेकंड के लिए भी कोई रुकावट नहीं आई। सिटी डिफेंस का डिप्टी कमांडर? बहुत बड़ी बात है क्या? मेरी इस बात में एक ऐसा भयानक घमंड और नफरत थी जो किसी को भी डरा दे। तुमने अपने भाई की ताकत के नशे में चूर होकर अपने बेटे को स्कूल में बाकी बच्चों पर जुल्म करने की खुली छूट दे रखी थी। आज तुम लोगों के उन्हीं गुनाहों का हिसाब होने वाला है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने बहुत ही आराम से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। मेरी हथेली के बीच में से बैंगनी और सुनहरी रंग की ची ब्लड एनर्जी बहुत तेजी से इकट्ठा होने लगी। उस एनर्जी की भयानक गर्मी से आसपास की हवा भी पिघलती हुई महसूस होने लगी। नहीं, मुझे मत मारो। उस औरत को मौत का वो दमघोटू एहसास होने लगा और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। रुक जाओ। ठीक उसी सेकंड दूर से एक बहुत ही गुस्से भरी और खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। इसके साथ ही हवा को चीरते हुए किसी के तेजी से आने की आवाज भी आई। धड़ाम। उस मार्शल आर्ट्स रूम का वो लोहे का दरवाजा जो पहले से ही टूटकर लटक रहा था, एक बहुत ही भयानक टक्कर से पूरी तरह उखड़कर हवा में उड़ गया। एक आदमी जिसने चांदी के रंग का कमांडर वाला आर्मर पहना हुआ था और जिसके शरीर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही थी, किसी तोप के गोले की तरह अंदर घुसा। उस आदमी का चेहरा बहुत ही सख्त था और उसके शरीर से ची ब्लड की ऐसी लपटें निकल रही थीं जैसे कोई भट्टी जल रही हो। वो कोई और नहीं बल्कि खबर मिलते ही तुरंत वहां पहुंचा सिटी डिफेंस फायर्स का डिप्टी कमांडर वांग मैंग था। अंदर घुसते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपने जीजा के उस बिना सिर वाले धड़ पर पड़ी और फिर उसने देखा कि उसकी बहन मेरी हथेली के ठीक नीचे खड़ी है। हरामजादे। वांग मैंग की आंखें गुस्से से फटने को हो गईं। उसे मेरी पावर का लेवल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि कैंगलान बेस सिटी में कोई भी इंसान इतना पागल नहीं हो सकता कि वो उसके सामने किसी की जान ले ले। तुम जो भी हो, लेकिन स्कूल के अंदर इस तरह खुलेआम खून करके और एक अमीर परिवार के इंसान को मारकर तुमने इस पूरे कैंगलान शहर के कानून को चुनौती दी है। वांग मैंग ने अपनी कमर से वो भारी अलॉय की तलवार निकाली और उसकी नोक मेरी तरफ तान दी। चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाओ और खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना। मैं बहुत ही आराम से पलटा और मौत के मुंह में कूदने आए इस बहुत बड़े अफसर को देखने लगा। मेरी आंखों में एक अजीब सी चिढ़ थी। कानून? मैं बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसा। जब तुम लोग मेरे बेटे पर जुल्म कर रहे थे तब तुम्हारा वो कानून कहाँ मरा हुआ था? जब तुम लोग दूसरों का हक मार रहे थे तब वो कानून कहाँ था? और अब तुम मुझे कानून का पाठ पढ़ाने आए हो? उसी पल मेरा शरीर अपनी जगह से अचानक गायब हो गया। वांग मैंग की आंखों के सामने बस एक धुंधली सी परछाई आई और वो आदमी जो अभी 10 मीटर दूर खड़ा था, वो एक ही सेकंड में उसके बिल्कुल मुंह के सामने आ गया था। उस पल मार्शल किंग की वो भयानक एनर्जी जिसने वांग मैंग की रूह तक को कंपा दिया था, बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। तुम? वांग मैंग की आंखें खौफ से सिकुड़ गईं। उसके हाथ में पकड़ी हुई वो भारी तलवार हिल भी नहीं पाई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, जो उसे बता रहा था कि उन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क है। अगले जन्म में याद रखना कि अपने परिवार वालों को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। मेरा वो बड़ा सा हाथ किसी लोहे के शिकंजे की तरह बहुत ही आराम से वांग मैंग के सिर पर जाकर कस गया। कोई फालतू की बात नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। धड़ाम।
जैसे किसी ने एक सड़े हुए टमाटर को पिचका दिया हो। कैंगलान बेस सिटी का वो डिप्टी कमांडर, जिसके पास इतनी पावर थी कि वो किसी की भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था, उसे एक चीख तक निकालने का मौका नहीं मिला और उसका सिर वहीं ब्लास्ट हो गया। वो बिना सिर का धड़ 2 पल के लिए डगमगाया और उसके हाथ से वो भारी तलवार जमीन पर एक जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ी। मैंने बहुत ही आराम से अपने हाथ पे लगे उस खून को ऐसे झटक दिया जैसे कोई गंदी चीज लग गई हो। पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। झू लेले ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वो डीन तो अपनी आंखें पलटकर वहीं बेहोश हो गया था।